नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की खास खबरों के साथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की। बता दें कि बीएल संतोष यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। तो ऐसे में बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। चुनावों में जीत जरूर मिल चुकी है, लेकिन ऐसे में अब इस दौरे के बेहद महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात है, आगे की रणनीति तय होगी। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावों में बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे, आगे की रणनीति तय करने के लिए पहुंचे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी नेताओं का एक दूसरे पर दोषारोपण जारी है। इसी कड़ी में उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ऐश्वर्या सेंगर ने जिले की जनता का सच का साथ देने के लिए धन्यवाद किया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को शायद ये नहीं पता कि सच को कितना भी दबाओ पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। हमारी उन्नाव की जनता ने यहाँ की 6 की 6 सीटों पे आपके पार्टी की सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा के इसका साफ शब्दों में उदाहरण दे दिया है। यहाँ तक कि उन्नाव सदर की आपकी आपराधिक प्रवृत्ति वाली प्रत्याशी, जिनके ऊपर फिलहाल भी वारंट जारी हो रखा है, उनको मात्र 1500 वोटों में नोटा के बराबर वोट देके एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि उन्नाव कांड का सच अब सबके सामने आके ही रहेगा। प्रियंका गांधी जी झूठ पे बनाई गई इमारतें ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती, जिसका हमारे जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में आपको जवाब दिया है। पूरा उन्नाव जानता है कि किस तरह से प्रायोजित ढंग से ये पूरा कांड रचा गया। मैं उन्नाव की सदैव आभारी रहूंगी कि आपने अपने भाई का, मेरे पूरे परिवार का मान रखा। ये सब आपके विश्वास की। और देश में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं कभी नंबर 1 पार्टी रही कांग्रेस का यूपी में सूपड़ा साफ हो गया। यहां तक कि कांग्रेस को राजधानी लखनऊ की सभी 9 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस, जो कभी देश की नंबर 1 पार्टी थी, उसी कांग्रेस को यूपी के 2022 के विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर उसके सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के आगे कहीं टिक तक नहीं पाए। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा का नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ भी यूपी में कांग्रेस के नसीब को बदल नहीं पाया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो संगठन के अभाव में कांग्रेस का जनाधार चुनाव दर चुनाव खत्म होता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी 2022 के चुनावों की जीत के बाद 2024 के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, वहीं कांग्रेस के सामने निकाय चुनावों में पार्टी का वजूद बचाना सबसे तगड़ी चुनौती है। 2022 के चुनावों की बात करें तो लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस ने एनआरसी मामले में चर्चित रही सदफ जाफर को टिकट दिया, जिसमें वह कुछ खास नहीं कर सकी।
और 3000 से भी कम वोट मिलने की वजह से चौथे स्थान पर रही। वहीं मोहनलालगंज सीट से पार्षद ममता चौधरी को आजमाया, लेकिन वह केवल 2990 वोट ही हासिल कर पाई। इतना ही नहीं, लखनऊ पश्चिम सीट से खड़ी होने वाली शहाना को कुल 2500 वोट मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस से मलिहाबाद सीट से इंदल कुमार, बख्शी का तालाब में ललन कुमार, सरोजनी नगर में रुद्र दमन सिंह, उत्तर विधानसभा सीट से अजय श्रीवास्तव और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, लखनऊ कैंट से दिलप्रीत सिंह चुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा के बाद नजर आए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदर्शन ने संगठन और रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे मुकेश सिंह चौहान का कहना है कि हार से नहीं, प्रदर्शन से निराश है, जिसे लेकर जल्द ही संगठन और प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर कम वोट मिलने की समीक्षा होगी। अगर बीते 3 दशकों की बात करें तो 2012 में कैंट सीट से रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले पार्टी कैंट में ही 1989 में जीती थी। वहीं दूसरी सीटों की बात करें तो पश्चिम में 1985 में कांग्रेस के जफर अली नकवी विधायक चुने गए थे। तब से कांग्रेस को यहां से जीत का इंतजार है। लखनऊ मध्य में पिछले 37 साल से कांग्रेस नहीं आई। सरोजनी नगर में आखिरी बार 1991 में मिली सीट पर विजय कुमार त्रिपाठी विधायक बने थे। तभी बख्शी का तालाब में 1991 में विनोद चौधरी कांग्रेस से जीते थे। 1985 में ही मोहनलालगंज में ताराचंद सोनकर और मलिहाबाद में आखिरी बार 1985 में कृष्णा रावत ने सीट पर जीत दिलाई थी। आज देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई है और इस साल होने वाले निकाय चुनावों और 2024 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के आगे कई चुनौतियां हैं और सवाल खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरह आगामी चुनावों में उभर कर लोगों के सामने आएगी या बचे हुए 2 राज्यों से भी हाथ धो बैठेगी। देश में कांग्रेस पार्टी रहेगी या खत्म होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। कभी नंबर 1 रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में लखनऊ से 9 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे उनमें से एक भी कोई अपना दावा पेश नहीं कर सका और सारे के सारे जो है उनके दावे ध्वस्त हो गए, साथ ही साथ उनकी जमानत तक। 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा, अखिलेश बहुत अच्छे लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने आशु मलिक को जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और ऐसे में जहां बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, उस बीच अखिलेश का कहना था कि हम लड़े बाखूबी और कहीं ना कहीं हमने अपनी जगह बनाई है। एक बार फिर से लखनऊ में एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली एक महिला का आरोप है कि 5 जनवरी को उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल अभी भी दबंग महिला को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। इस डर से महिला दुकान भी नहीं खोल पा रही है। हालांकि पीड़ित महिला ने आयोग में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़िता के मुताबिक दबंग थाना बिजनौर क्षेत्र के घसियारी मोहल्ले में रहते हैं। तो एक बार फिर से आरोप के घेरों में यहां पर यूपी पुलिस नजर आ रही है, जहां पर महिला का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। लखनऊ में एक बार फिर से पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई थी।
अयोध्या में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला रोनाही थाना क्षेत्र के अरकुना पुल के पास का है, जहां चेकिंग के दौरान एसटीएफ ने कंटेनर से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। साथ ही एसटीएफ ने मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस बीच गफलत में 3 आरोपी एसटीएफ को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। एसटीएफ की माने तो कंटेनर के अंदर अदरक के बीज छुपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2022 की सुबह थाना रोनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्त जो डीसीएम में थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहां से लेकर चले थे, कहां डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए तो जेल भेज। लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों पर एक बार फिर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। बता दें कि फल विक्रेता लोहिया पथ पर दुकान लगाता था, तभी नगर निगम के कर्मचारी दुर्गेश वहां पहुंचे और दुकानदार का तराजू और बाट छीनने लगे। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को देखकर फल विक्रेता भागने लगा तो उसका पर्स गिर गया। तभी से फल विक्रेता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। एक नंबर। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है? तो ऐसे में नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर एक गरीब फल विक्रेता के साथ यह गुंडागर्दी की गई है। फल विक्रेता से उसका तराजू और बाट छीन लिया गया और ऐसे में अब विक्रेता का यह कहना है कि यही मेरी रोजी रोटी थी और इस पर अड़चन डालता हुआ यहाँ पर नगर निगम नजर आ रहा है। फल विक्रेता से तराजू और बाट छीन लिया गया। फल विक्रेता का रो रो कर बुरा हाल है इस वाकये के बाद से। लखनऊ से यह खबर, जहां पर फल विक्रेताओं से नगर निगम की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर फल विक्रेता के साथ दबंगई करते हुए यहां पर नगर निगम के कर्मचारी दिखे हैं। बता दें कि फल विक्रेता लोहिया पथ पर दुकान लगाता था, तभी नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे और दुकानदार का तराजू और बाट छीनने लगे। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी को देखकर फल विक्रेता भागने लगा। उनको नाम कुछ पता है? वही काले का दुर्गेश नाम है। उनको जानते हो? उनको नाम कुछ पता है? वही काले का दुर्गेश नाम है उनका। दुर्गेश है? थोड़ा तेज बताओ, क्या नाम है उनका? दुर्गेश भैया। नगर निगम में है? हाँ। किस पद पे है? नगर निगम में एक बिलोरते रहे, एक नंबर बिलोरते रहे। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है? कई लोगों को उठाए तराजू बाट हमारे तो पैसा गिर गया। शाहजहांपुर कैथाना जलालाबाद के प्रतापनगर गांव में छज्जे के गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं मलबे में दबने से एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि छज्जे पर बच्चों के खेलते समय हादसा हुआ। फोटो खिंचवाई दो। खेलते समय यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर की ये खबर है, जहां पर यह हादसा हुआ। खेलते समय गांव में छज्जे के गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र के जीएसआई पावर हाउस जोन के ताड़ीखाना
क्रॉसिंग के पास सरकारी सुलभ शौचालय का है, जहां सरकारी सुलभ शौचालय में गए एक युवक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक युवक शौचालय में शौच करने गया था और सुलभ शौचालय के दोनों तरफ 11,000 वाट की हाईटेंशन लाइनें सटी हुई हैं। इसी दौरान करंट लगने से युवक मौके पर ही धराशायी हो गया। लोगों की माने तो बिजली विभाग ने बिना व्यवस्थाओं के आबादी वाले इलाकों में हाईटेंशन लाइनें फैला रखी हैं, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाओं का खौफ बना रहता है और कोई न कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सवाल ये है कि अब इस पूरे मामले में आखिर लापरवाही क्यों बरती गई, ऐसी लापरवाही जो किसी व्यक्ति की जान ले ले। हाईटेंशन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पावर हाउस जोन के ताड़ीखाना क्रॉसिंग के पास सरकारी सुलभ शौचालय का है, जहां सरकारी सुलभ शौचालय में गए एक युवक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि हालातों का जायजा लिया। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्लों में बिजली के खुले तारों की वजह से आए दिन एक न एक बंदर की मौत हो जाती है। क्षेत्र में बिजली के खुले तारों का जाल बिछा हुआ है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। कई बार की गई शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन और बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बंदर आए दिन इन तारों की चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी इस पर संज्ञान लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करंट लगने से बंदरों की मौत आए दिन यहां होती रहती है। वृंदावन के आनंदम धाम के सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने बयान देते हुए कहा कि भारत के सर्वगीण और समृद्धशाली विकास के लिए मैं काले की शिक्षा पद्धति के बजाय सनातन संस्कृति अपनाए। साथ ही कहा कि देश में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत संतोषजनक नहीं रहा। आज का वोटर लालच में आकर गलत व्यक्ति का चुनाव करता है, जिसका खामियाजा समाज को भी भुगतना पड़ता है। वहीं सदगुरु ने गंगा जमुनी संस्कृति की लुप्त होती तहजीब को भी समाज के लिए चिंताजनक बताया है और कहा कि जब समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा तो वही निश्चित रूप से डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वालों की स्वार्थी राजनीति को हमेशा के लिए बंद कर देगा। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में सुरक्षित रहेगी, क्योंकि एक संत जब किसी न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसकी निगाह में धर्म और जाति की राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। अपने 5 वर्ष के बाद अगर एक बार हमें ये मौका मिले और हम उसका उपयोग न करें, सदुपयोग न करें और बाद में ड्राइंग रूम में बैठकर हम चाय और पान की दुकानों पर बैठकर चिंतन करते रहें, निंदा करते रहें, तो मैंने 5 प्रदेशों में निकलकर और विशेषकर उत्तर प्रदेश में निकलकर लोगों को ये जागृत किया कि आप अपने इस एक दिन को अगर सही सदुपयोग कर लो तो 5 वर्ष तक आप और आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपके बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके मन के योग्य एक सरकार आएगी और आपके समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी। और पूरे देश में सनातन धर्म की एक नई चेतना की अलग जगह रहे। वृंदावन में आनंदम धाम के संस्थापक सदगुरु रितेश्वर महाराज ने देश के सर्वगीण और समृद्धशाली विकास के लिए सनातन संस्कृति अपनाने पर जोर दिया है। वहीं मौके पर हर खबर के संवाददाता आनंद सिंह ने रितेश्वर महाराज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सदगुरु महाराज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बात करेंगे श्री आनंदम धाम के सतगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी से और उनसे जानेंगे कि राजनीतिक मुद्दे पे एक बार हम बात कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि समाज में जो लोगों के मन में सवाल उठते हैं, उन सवालों के क्वेश्चन आज हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे उसके जवाब।
पहुंच के आधा गिर सकते हैं, अर्जल गगरी छलकत जाए, फिर बोल तो सकते हैं पर आनंद आपके भीतर रह नहीं सकता। सबसे पहला जो स्टेप है, आप एक कुशल गुरु का चुनाव करें, ढूंढें, रोएं उनके लिए, आर्त पुकार करेंगे तो परमात्मा आपको एक कुशल गुरु आपके जीवन में दे देंगे। आपका मार्ग, आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। गुरुजी, एक चीज ये बताइए कि आज की जो स्थिरता है, लोग बोलते हैं कि महिलाओं को ये नहीं पहनना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं पहनना चाहिए, और महिलाओं को जो आज के समय पे नशा को लेकर काफी चीजें हैं जो अब महिलाएं काफी बच्चे से लेकर बड़े तक उस स्तर पे बढ़ चुके हैं। इसमें कमी लाने के लिए पेरेंट्स को किस चीज पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में पेरेंट्स के हाथ में भी काफी कुछ नहीं है। एक बहुत प्यारा गाना आया था, किसने गाया था मुझे पता नहीं, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये जो आप नशा की बात कर रहे हैं, वो बैसाखी लेके कौन चलता है जिसके पैर ठीक नहीं होते। जब हम विकलांग होते हैं तो हमें बाहर किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है। जब भीतर में आनंद की कमी महसूस होती है, भीतर हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, तो एक हम विकलांगों की तरह एक बैसाखी लेते हैं जिसका नाम शराब होता है, ड्रग्स होता है, कोई न कोई नशा होता है, कोई सुंदरता होता है, किसी का कहीं ध्यान होता है। किसी भी बाह्य वस्तु का आप स्वीकार कब करते हैं, सहारा कब लेते हैं, जब आप भीतर से पूर्ण नहीं होते। तो जैसे बाह्य अपंग या दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, बाहरी चीजों का वो सहारा लेते हैं क्योंकि वो अंग उनके पास अब नहीं है, वैसे ही जीवन में इस मैं तत्व को जाने बिना, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, एक कुशल गुरु के निर्देशन में जब तक इसको जान नहीं लेते, तब तक ये नशा, तब तक ये सुंदरता के प्रति आकर्षण। और माता पिता देखो, माता पिता पूज्य हैं, लिखा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन आप प्रहलाद के संबंध में नहीं पूछते कि प्रहलाद ने तो अपने पिता का विरोध कर दिया था। आप भरत के संबंध में नहीं पूछते कि भरत ने तो अपनी माँ का विरोध कर दिया था। और राम जी भरत को बहुत प्रेम करते थे। तब तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भगवान ये कैसे हैं जो अपनी माँ का विरोध करता है उसको गले लगाते हैं। बात ये नहीं है कि माता कौन, पिता कौन, भाई कौन, ये पूरा का पूरा महाभारत देखोगे तो सब मिथ टूट जाएगा आपके जीवन से कि चाचा कौन, दादा कौन, माता कौन, बहन कौन, भाई कौन। अपने ही घर वाले अपने ही घर की बहू को ला करके नंगा कर रहे हैं सबके सामने, बाकी लोग अंधे बने हुए देख रहे हैं। कोई गद्दी के प्रति अंधा है, कोई अपने वचन के प्रति अंधा है, भीष्म पितामह वचन के प्रति। तो जब तक प्रबोध आपके जीवन में नहीं होता तब तक कोई भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, जब वो स्वयं कॉन्वेंट संस्कृति से पढ़े हुए हैं, स्वयं ही असंतुष्ट हैं जीवन में, तो अपने पुत्र को संतोष कहाँ से दे सकते हैं। आप किसी माता पिता का जीवन देखो, अगर वो पूर्ण आह्लाद में हैं, पूर्ण संतुष्ट हैं, तो अपने बच्चे को ऐसा बना सकते हैं। और मेरा एक प्रश्न है, अगर माता पिता इतने अच्छे हैं तो कोई भी बच्चा अपने माता पिता को अपना आइडियल क्यों नहीं बनाता। अमिताभ बच्चन को क्यों बनाता, शाहरुख खान को क्यों बनाता, सचिन तेंदुलकर को क्यों बनाता, सनी लियोनी को क्यों बना रहा है, वो क्यों बना रहा है। आपके घर में अगर माता पिता से आप इतने प्रभावित हैं तो उनकी फोटो लगाइए, वो आपके रोल मॉडल होना चाहिए। एक बच्चा दिखा दो कि जिनका रोल मॉडल उनके माता पिता हों। इसका मतलब माता पिता भी कहीं मिस कर रहे हैं ना, उनके बच्चे को जो चाहिए वो तो नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे को क्या चाहिए, 5 मिनट का भीख नहीं चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए, जिस सोफे से, जिस बंगले से आप संतुष्ट नहीं हो पाए, जिस तरक्की से आप संतुष्ट नहीं हो पाए, उसी आग में अपने बच्चों को झोंक रहे हो। क्या आप कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहे कि देखो मैं तो 80 साल जी लिया, मैंने ये रास्ते से जिया है, मुझे पूर्ण संतोष नहीं मिला। मेरा पक्का ऐसा मानना है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है तुम वैसे जी के देखो, हो सकता है तुम्हारे जीवन में पूर्ण संतोष मिल जाए। क्योंकि एक जीवन का रस तो मैंने चख लिया, अब दूसरा जीवन मेरे पास अभी है नहीं, अब मैं जाने वाला हूं। मैं चाहता हूं तुम भगवान के पथ पर चलकर, ईश्वर के पथ पर चलकर, आत्मज्ञान के पथ पर चलकर, भले ही तुम्हारे पास कुछ न होगा सुदामा की तरह, लेकिन तुम बम बम करते रहोगे आनंद में। सुदामा के पास बहुत संपत्ति नहीं थी, वह मौज में रहते थे, हरे कृष्ण करते रहते थे। 4 मुट्ठी चावल लेकर गए और भगवान देने के लिए कुछ कहते तो लेने को भी राजी नहीं होते थे। मुझे लगता है आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, रियलाइजेशन, हु एम आई। इसके बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। न कोई प्रधानमंत्री कर सकते हैं, न कोई मुख्यमंत्री कर सकते हैं, न कोई राष्ट्रपति कर सकता है, न कोई बाबाई कर सकता है। अगर आपके भीतर ये भूख नहीं जगी, प्यास नहीं जगी कि मैं कौन हूं और मैं पूर्ण संतुष्ट कैसे हो सकता हूं। पहला तो प्रश्न उठे आपके भीतर में। अभी आपके भीतर में क्या प्रश्न उठता है, हमारा कैरियर कैसा होगा, हमारी नौकरी कहां लगेगी, हमारे बच्चे की शादी कहां होगी। आपके प्रश्न भी हैं, प्रश्न के तरीके क्या हैं। आपने कभी पूछा, हे महापुरुष, हे गुरुदेव भगवान, मैं अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट और पूर्ण आनंदित कैसे रह सकता हूं, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे प्रभु।
हे भगवान, मेरे पास इतनी इतनी संपत्ति है, मेरे इतने परिवार हैं, पर मेरे जीवन में बड़ा असंतोष है। क्या आप ऐसा कोई चीज मुझे बताएंगे जिससे मेरे जीवन में परम संतोष का उद्भव हो सके? आपके प्रश्न जैसे होते हैं, आपको उत्तर भी वैसे ही मिलते हैं। जब कोई सदगुरु की शरण में जाकर ये प्रश्न पूछता है, किसी लिविंग मास्टर के शरण में जाकर पूछता है कि मुझे पूर्ण संतुष्ट जीवन जीना है, आप जैसा चाहो मुझे जीने के लिए कहो, मैं आपको मानने को राजी हूं। और स्कूल में जब आप जाते हो, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो, तो आपको ट्रेनर की बात माननी पड़ती है, फिर अपने मन का विसर्जन करना पड़ता है। तो गुरु के पास आओगे भी और मन लेकर के आओगे, लोग वही उत्तर सुनना चाहते हैं जो उत्तर वो सोच के आए होते हैं। गुरुजी, हम चुनाव में जीतना चाहते हैं, तो उत्तर तो आप लेके आए हैं कि जीतने का ही आशीर्वाद देना, तो निर्णय तो आपने कर लिया है। अगर गुरु के पास आके कहो कि हे नाथ, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित होगा प्रभु आप बता दो, और उस समय गुरु आपको निर्देशित करेंगे। पक्का जानो कि उनके द्वारा निर्देशन किया गया जो भी चीज होगा आपके हित में होगा और आपके आनंद के लिए होगा। कम शब्दों में समझाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सफल हो पा रहा हूं, शायद अगर लोग समझ जाएं तब। थे हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने बताया कि आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उनके पास गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और हर एक व्यक्ति को अपना एक गुरु बनाना चाहिए, जिससे उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हों उनका गुरु उसको दूर कर सके। और गुरु के रहने से काफ़ी चीज़ें आदमी के मन के जो भ्रम होते हैं वो दूर होते हैं। तो सत्यता है, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।